नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। वादे और सपने, ये राजनीति की वो दो अहम कड़ियां हैं जिनको जोड़ने से सियासतदान सत्ता तक पहुंचते हैं। दिल्ली की फिजाओं में भी वादों का रंग घोला जा रहा है। दिल्ली का दंगल बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। वोटर्स को रिझाने के लिए तीनों पार्टियां हर दांव पेच का इस्तेमाल कर रही हैं। पार्टियां वोट बैंक की खातिर सपने बेचने पर उतर आई हैं। लुभावने सपनों को बेचने का दौर सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू किया, फिर आम आदमी पार्टी ने और अब बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट के जरिए अपने वायदों का पिटारा खोला है। एक रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, सपने, लोक लुभावने सपने, जिनका सच होना उतना ही मुश्किल है जितना आम आदमी का अंतरिक्ष में पहुंचने का। दिल्ली चुनाव में सबसे पहले वायदों का पिटारा खोलने वाली पार्टी बनी कांग्रेस, जिसने किस्तों में घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया। पहले घोषणा पत्र पार्ट 1। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कांग्रेस के लुभावने सपनों पर। कांग्रेस का घोषणा पत्र 1, सस्ती बिजली देने का वादा। 200 यूनिट तक बिजली सस्ती करने का वादा। सीवर और पानी के पुराने बिल होंगे खत्म। 150 नए स्कूल। पब्लिक स्कूलों को जमीन। लाल डोरा की सीमा बढ़ाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीसीटीवी कैमरा। सफाई कर्मचारियों के लिए ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी। अन्न श्री योजना में 7 किलो गेहूं 1 किलो चावल। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ेंगी। यमुना पर नया पुल। झुग्गी झोपड़ी वालों को मालिकाना हक। प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और चुनाव प्रभारी अजय माकन ने घोषणा पत्र 1 को जारी करते हुए उम्मीद भी जता दी थी कि दिल्ली की जनता एक बार फिर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट्स के पहले ही मैनिफेस्टो जारी कर दिया था। आइए ग्राफिक्स जरिए नजर डालते हैं आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर, या कहिए मुंगरी लाल के हसीन सपनों पर। आपका मैनिफेस्टो। जन लोकपाल बिल। 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा। स्वराज विधेयक। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। बिजली बिल आधे किए जाएंगे। डिस्कॉम का स्वतंत्र ऑडिट। दिल्ली का अपना पावर स्टेशन। उच्च शिक्षा गारंटी योजना। 20 नए डिग्री कॉलेज। महिला सुरक्षा बल। वाईफाई दिल्ली। 8 लाख रोजगार के अवसर। वरिष्ठ नागरिकों का मुफ्त इलाज। पिछले दिल्ली चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी आम आदमी पार्टी ने अपने पिछले वायदों को दोहराया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर सत्ता में आने के बाद कैसे आम आदमी पार्टी इन वायदों को हकीकत का रंग दे पाएगी। केजरीवाल ने अपने 49 दिन की सरकार का हवाला देते हुए खुद की सरकार के वक्त करवाए गए बिजली कंपनियों के ऑडिट फिर से करवाने की बात कही है। उधर केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी ने मैनिफेस्टो तो नहीं बल्कि विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया है। बीजेपी से उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के जमीनी विजन को पेश किया जाएगा, लेकिन दिल्ली बीजेपी का विजन लोक लुभावने वायदों और हवा में किला बनाने जैसा दिखाई दिया। आइए एक नजर डाल लेते हैं बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट्स यानी दृष्टि पत्र पर। बीजेपी का विजन, सबका साथ सबका विकास।
दिल्ली से होगी दिल की बात, जहां झुकी वही मकान। दिल्ली बनेगी वर्ल्ड क्लास सिटी, मध्य वर्ग को बिजली, पानी और मकान, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, पार्किंग की समस्या होगी दूर, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली होगी प्रदूषण मुक्त, मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने पर होगा फोकस, सरकारी अस्पताल में बेहतर सुविधा। विजन डॉक्यूमेंट्स में बीजेपी ने दिल्ली के भविष्य के लिए कई एजेंडों को तय किया है। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि इसमें शामिल मुद्दे दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए हैं। विकास की राजनीति होगी, दिल्ली में डेवलपमेंट की राजनीति होगी, दिल्ली में गुड गवर्नेंस की राजनीति होगी, दिल्ली में ट्रांसपेरेंसी की राजनीति होगी, या दिल्ली में डॉट 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 इस तरह की राजनीति होगी। तीनों पार्टियों ने वोट की खातिर अपने वायदों का पिटारा खोला है। वोट जिसको भी मिले, सरकार जिसकी भी बने, सवाल जहां आकर बड़ा बन जाता है कि आखिर सत्ता पर काबिज होने के बाद मैनिफेस्टो को रामायण और कुरान बताने वाली पार्टियां इन सपनों को हकीकत का रंग कैसे दे पाएंगी। आखिर इन सपनों को अमली जामा पहनाने के लिए फंड कहां से आएगा, बजट बढ़ाएंगे कैसे। शायद इन सपनों को अपना समझने वाली जनता की जेब से, उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई से। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने निकलकर आ गया है। वहीं बीजेपी ने इस बार अपना मैनिफेस्टो जारी ना करके विजन डॉक्यूमेंट सामने पेश किया है। जनता के यहां पर बढ़ चढ़कर वादे किए गए हैं। दिल्ली की जनता के सामने हर बार वादे किए गए, लेकिन वादों के मुताबिक जो है वो काम नहीं किया गया। क्या इस बार जो वायदे पार्टियों की ओर से किए गए हैं, क्या दिल्ली की जनता, राजधानी की आवाम उन पर भरोसा करेगी और किस तरीके से करेगी, और नया क्या है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अशोक सिंह जी मौजूद हैं, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मुजफ्फर गजाली मौजूद हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी और शिवाजी सरकार मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल अशोक जी मेरा आपसे है कि जिस तरीके से आपने घोषणा पत्र जारी ना करके विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है और उसमें तमाम आपने वादे किए हैं, तकरीबन 270 के आसपास बिंदु हैं जिन पर आप लोगों ने फोकस डाला है, लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही थी, जो सस्पेंस बरकरार था, सबसे पहला सवाल वही है कि आपने पिछली बार जो वादा किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, इस बार वो वादा गायब है। यहाँ से सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं, क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि हमने विजन मिशन लिया है, और मिशन जो है वो घोषणा से ज़्यादा मजबूत होता है। नंबर एक, हमने जैसे कांग्रेस की घोषणा है कि दिल्ली को भिखारी मुक्त बनाएंगे। हमने इस देश में सभी युवाओं को, सभी मजदूर को, सभी जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको एक स्वाभिमान वाली जीवन जीने के लिए लक्ष्य रखा है, उसको वहाँ तक पहुँचाने का मिशन रखा है, इसलिए विजन रखा है। नंबर 3, घोषणाओं के बहुत बड़े योद्धा हैं दिल्ली में। घोषणा उनसे कोई ज़्यादा फालतू हो तो दूसरी पार्टी करे। घोषणा भी वो हैं, इसलिए घोषणा वो करे। हमें जो कहना है, जो करना है, वही हमने कहा है। हमने ह्यूमन्स पर ध्यान दिया है, हमने यूथ पे ध्यान दिया है, हमने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है, हमने अल्पसंख्यक जो मदरसे हैं उन पे ध्यान दिया है। हमने जो वादा किया है, वो जो लोग कुछ न्यायपालिका से वंचित रह गए हैं किसी सरकार के कारण, 1984 के मामले पे हमने दिया है। हमने पूर्वोत्तर राज्य के कुछ युवा हैं उनके ऊपर ध्यान दिया है। जो महिलाओं के और कानून गुड गवर्नेंस पे दिया है। हमें जो कर सकते हैं उसके हमने किया है। बात रही पूर्ण राज्य के दर्जा की। देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा आप घोषणा करके नहीं कर सकते। सरकार बनेगी, स्टेट में नेताओं से विमर्श होगा, चर्चा होगा। पिछली बार क्यों? मेरी बात सुन लीजिए। पिछली बार क्यों? मैं अगली बता दूं, फिर पिछली बता दूं। 2013 आप मुझे मौका दीजिए। तो देखिए, वो उन लोगों ने भी किया है। अभी मैं आपके पास दूसरे चैनल में था तो उन्होंने ये पूछा कि आपने तो वही घोषणा किया जो औरों ने किया है।
हमने कहा जो हमने नहीं किया वो तो आप बार बार पूछ रहे हैं कि आपने क्यों नहीं किया, जब हम भी वही कर देते हैं फिर भी आप चैनल की छोड़ दीजिए, आप सवाल आपसे जो किया गया उसका मैं आपके चैनल की बता रहा हूँ, तो आप मेरी बात सुन तो लीजिए। देखिए क्या है कि ये पूर्ण राज्य का दर्जा इतना बहुत वो नहीं है कि हमने कह दिया और देखिए महत्वपूर्ण बहुत है, अति महत्वपूर्ण है, तभी जगह नहीं मतलब अति महत्वपूर्ण है, तभी देखिए महत्वपूर्ण भी बहुत है और संवेदनशील भी बहुत है। क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, राजधानी में सभी लोगों से बात करेंगे, विधानसभा गठन होगा, विधानसभा इसका प्रस्ताव भेजता है और प्रस्ताव भेजने के बाद फिर ये चर्चा होती है। इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें दिल्ली को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि दिल्ली एक इंडिपेंडेंट। आम आदमी पार्टी ने कम से कम ये वादा तो अपने देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या क्या घोषणा किया है वो पहले भी हमने देखा और क्या क्या पूरा किया। जब आपको पता होगा, जब उनको पता था कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई गर्मियों से दिल्ली तपता है, जब वो छोड़ के गंगा स्नान करने चले गए, जब उनको पता है कि नई दिल्ली में मैं जीता हूँ, नई दिल्ली के जनताओं को गली की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पे शिवर लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो बनारस जाकर चुनाव लड़िए। चुनाव लड़े तो लड़े, उन्होंने कहा कि मैं जब तक बनारस से चुनाव जीतूँ या हारूँ मैं बनारस का होकर रहूँगा। आज बनारस वाले ढूंढ रहे हैं कि जिसको हमने 3.5 लाख वोट दिया वो कहाँ है, तो मालूम पड़ता है टीवी में कि बंदा फिर दोबारा वही चुनाव लड़ रहा है। ऐसा वादा बीजेपी नहीं करती है, बीजेपी जो कहती है सो करती कम करेंगे। आज देखिए जो जब हमने सरकार बनाया था 100 रुपए किलो प्याज था, आज आप चलिए मुझे मेरे साथ 15 रुपए किलो प्याज लीजिए। आप बात करते गैसों की, हमेशा यूपीए सरकार में बहस ये चलती थी और अब आप ये कहेंगे पेट्रोल डीजल के दाम हमने कर दिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, हम कह रहे हैं हमेशा यूपीए सरकार में ये चीजें आती थी कि उनके जो नेता थे वो कहते थे नहीं 6 सिलेंडर नहीं 7 ले लो, फिर उनके युवराज जाते थे कहते नहीं 7 नहीं 9 दे दो। आज तो है कि जितना चाहो उतना ले लो, अगर वहां नहीं मिलती तो पेट्रोल पंप पे भी जाके ले लो। और जो 1240 रुपए का सिलेंडर वो देते थे, आज उससे आधा 625 रुपए का सिलेंडर हम दे रहे हैं। देने वाली आपका जो वादा था उस पर कितनी खिंचाई आपकी हुई, शायद इसी से बचने के लिए आपने ना तो मैनिफेस्टो जारी किया, इसके लिए आप विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं और उसमें से ये गायब है, जिसको लेकर ये कहा भी जा रहा था कि देखना होगा कि बीजेपी क्या इसका जिक्र करती है। अगर वो अलग राज्य भी बनेगा तो लोगों के मूलभूत जीवन सुविधाएं ऊंचा होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार है। तो काफी बढ़ चढ़ कर किए हैं। लोकपाल बिल था वो पिछली बार बहुत ज्यादा सुर्खियों में था, इस बार आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन उसमें आपने डाल दिया अपने घोषणा पत्र में। खाना पूर्ति आखिर क्यों? देखिए हमारा ये मानना था कि लोकपाल बिल पास होना चाहिए और उसके लिए हमारी लड़ाई अब भी जारी है और हम उसको पास करके रहेंगे। बुनियादी सवाल ये है जो अभी अशोक जी कह रहे थे कि हमने जो वादे किए हम बीच में से छोड़ के चले गए। नहीं, बुनियादी सवाल मैंने आपसे पूछा, उसका पहले जवाब दीजिए। जी मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ अभी हमारे उसमें शामिल है मैनिफेस्टो में कि हम वो करेंगे, लेकिन जो बुनियादी सवाल है 2013 में ये आपका मुद्दा था, ये आपका एजेंडा था, लेकिन 2014-15 में आते आते कैसे बदल गया और मात्र आखिर में आकर आपने घोषणा पत्र में उसका जिक्र कर दिया। खाना पूर्ति आखिर क्यों की गई है? ये क्या जनता को समझ में नहीं आता है? ये नहीं, लोकपाल हम जरूर लाएंगे और उसको पास कराएंगे, ये इसके लिए हम वचनबद्ध हैं, हमारी पार्टी वचनबद्ध है। लेकिन जो बेसिक सवाल है मैं उनकी तरफ आना चाहता हूँ कि जो वादे हमने किए थे उनमें से 49 दिन की गवर्नमेंट में हमने बहुत सारे वादे पूरे किए हैं, जिसमें पानी फ्री देने का था, बिजली के बिल आधे करने का था, इसी तरह व्यवस्था सुधारने का था। आपको याद होगा 49 दिन के अंदर कोई भी पुलिस का आदमी किसी ऑटो रिक्शा को नहीं रोकता था। पार्टी की सरकार हमने आम आदमी जो पिछले बिजली के बिल है वो माफ करेंगे। लोग बिजली के बिल लेके अभी घूम रहे हैं, आप कहाँ गए? कहाँ है वादा? किसका बिजली का बिल माफ किया आपने? हमने जो रेट कम किया है वो आप देख लीजिए। हमने आपने कहा था कि पुराने बिजली के बिल है उसको माफ करूंगा, कहाँ माफ किया आपने? उसका समय आएगा, अब हमें जनता पूरी बहुमत देगी, हम वो काम करेंगे जो वादे हमने किए। घरों में जाके लॉक करते थे और महिलाओं को निकालते थे बाहर कि बिल फाड़ दो, बिल जमा मत करो, मेरी सरकार बनेगी मैं करूंगा। आपने क्यों नहीं किया? हमने देखिए बिल आधे किए और उसमें हम बिल आधे उसको माफ करने की प्रक्रिया जारी थी। आधे नहीं किया और सब्सिडी में आपने किया। देखिए बिल के आधे किया आपने। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम उसकी प्रक्रिया भी जारी थी कि जो माफ किए जाएंगे, प्रक्रिया लेकिन उस पर तक जारी है साहब। आपने किया क्या है बता दो।
जो कुछ हमने किया, आप ये बताइए कि आप पूरे के साथ गए वहां, देखिए 5 साल आप पहले रह चुके हैं दिल्ली में, आपने वो तब क्या किया आप बताइए मुझे। नहीं करूंगा। और 8 महीने से सुनिए, 8 महीने से पार्टी बना ली, 8 महीने से आपकी केंद्र में सरकार है। देखिए ठीक है अशोक जी मुजफ्फर जी, अशोक जी मुजफ्फर जी, आप पहले सुन तो लीजिए ना। ठीक है, आप आपस में आप ऐसे ही टकराते हैं जब चर्चा होती है, लेकिन मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मुजफ्फर जी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपने कितने यू टर्न लिए हैं। जो आप कहते हैं वहां पर आप स्टैंड नहीं करते हैं, या भूल जाते हैं, या फिर आपके जहन में रहता नहीं है। ये बात हकीकत है, क्योंकि आप यू टर्न लेते आए हैं। जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करती है, और इस बात को जनता अच्छी तरह महसूस कर चुकी है, और इस बार के इलेक्शन में जनता ये बात बता भी देगी दोनों दलों को, क्योंकि इन दोनों दलों ने जो हमारे मुद्दे थे वो हमारी नकल के हिसाब से काम शुरू किया है। चाहे वो बिजली का बिल माफ करने की बात हो, अच्छा, आपके पास अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि नई पार्टियां आपके नक्शे कदम पर चलेंगी। आप ये बताइए, ठीक है, मैं हार रही हूं। कौन सा नया मुद्दा है? जब इन्होंने कहा कि मैं हम वादा पूरा करता, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने नई दिल्ली चुनाव लड़ते समय ये कहा था कि जाके मैं वहां काशी लड़ूंगा? और जब काशी में लड़ा था तो क्या उन्होंने कहा नहीं था? नहीं, ऐसी कोई पाबंदी है कि एक आदमी एक जगह नहीं लड़ेगा? आप बताइए, हमने कभी कहा था कि नहीं लड़ेंगे? चुनाव हारूं या जीतूं, मैं काशी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और उसमें हारने के बाद आज तक काशी नहीं गए। ठीक है, आपने जो कहा वो तो किया ही नहीं। जिस तरीके से बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट अपना लेकर आई है, आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जो इम्पोर्टेंट प्रॉमिस था, वादा था, वो गायब है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पिछली बार जो मुद्दा उठाया था लोकपाल को लेकर, जिक्र इस बार नहीं किया, कहीं और फोकस था, मात्र घोषणा पत्र में उसका जिक्र कर दिया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं ये वादे? देखिए, वादा बाजार में इन लोगों ने जिस तरह से पेश किया है अपनी अपनी ब्रांडिंग करके, वादा ये भी जो बीजेपी कह रहे हैं कि हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, दरअसल ये भी वायदे का ही हिस्सा है, मतलब कि आप उससे भाग नहीं सकते हैं। और इस बाजार का सेंसेक्स कहाँ जाएगा, किसका कहाँ गिरेगा, कहाँ कौन लुढ़कता है, वो तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। ये मैं आपके चैनल पे आने से पहले एक फुटेज देख रहा था डॉक्टर हर्षवर्धन का। उन्होंने उस फुटेज में यही कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ऑन रिकॉर्ड है, उस फुटेज को मैंने देखा, उसको शब्दशः नोट करके मैं पढ़ रहा हूँ अभी। उसके बाद ये क्या हुआ, आपने प्रश्न पूछा, उसका जवाब भी आपको मिल चुका है जी। गैस की ये बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली थी उस समय मई 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस का रेट था $3.66 पर गैलन। आज की तारीख में जो गैस का रेट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $2.03 पर गैलन, यानी 48% के आसपास कम हुआ है, गैस की कीमत कम हुई है। तो अगर आप यहाँ के बाजार में आपने सस्ती दे रहे हैं, मतलब कि सिलेंडर्स वगैरह दे रहे हैं, तो कोई कृपा नहीं कर रहे हैं यहाँ की जनता पर, और उसको आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं, और आप उसे भुनाना चाहते हैं कि देखिए हमने गैस सस्ती कर दी, तेल सस्ता कर दिया, सब कुछ हम सस्ता दे रहे हैं। आज खाने की कीमत क्यों नहीं, जो भी खाने की वस्तुएं जो होटल में आप जाइए, आपका बिल वही का वही है। अगर गैस की कीमतें कम हुई हैं तो खाने का क्यों नहीं कम हुआ? वहाँ असर क्यों नहीं है? और दूसरे कमोडिटी हैं वहाँ असर क्यों नहीं है? आप सिर्फ गैस और पेट्रोल का झुंझुना कब तक? और क्या जनता यहाँ की बेवकूफ़ हो, जानती नहीं है कि किस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें, गैस की कीमतें तय होती हैं, और फिर आप उसी के हिसाब से हमसे लेते हैं। पुष्परंजन जी, आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा है। मैं एक बात जरूर कहूँगा, अगर इंटरनेशनल बाजार में ये रेट बढ़ गए होते, अभी और आता हूं, मुझे पूरा पहले बोलने दीजिए, मैं बहुत इत्मीनान से चल रहा था। और नहीं, आप पहले मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, क्या बोलते हैं आप पहले सुनिए। मोदी की सरकार में महंगाई बढ़ गई। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि आप लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। आप पहले सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने ये ऐलान किया है कि जहाँ भी झुग्गी दिल्ली में है वहाँ पर हम पक्का मकान बना देंगे और वो जमीन तक अलॉट कर देंगे या फ्लैट तक अलॉट कर देंगे गरीबों। ये वादा तकरीबन तीनों पार्टियां जो है ना अपना बाजार में ये उतार चुकी हैं, वायदा बाजार में। आपको पता है कि लुटियन जोन के अलावा एम्बेसी एरिया है वहाँ छोड़ के, और प्रधानमंत्री निवास के इर्द गिर्द या मंत्रियों की कोठियाँ जहाँ है, उसको उन इलाकों को छोड़ के बाकी पूरी दिल्ली का कोई हिस्सा नहीं है, कोई गली नहीं है, कोई कूचा नहीं है जहाँ पर झुग्गियाँ नहीं है। आपका अपार्टमेंट उसके बगल में ही लंबी चौड़ी झुग्गी बस्ती बसी हुई है। तो क्या आप वहाँ एक केओस खड़ा करना चाहते हैं? आप एक झूठे वादे आप तीनों पार्टियों को लोग करके
किस तरह के समाज में एक तरह से आप तमाशा खड़ा करना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कांग्रेस भी इसी तरह से, कैपिटल्स कांग्रेस भी भिखारी मुक्त, यानी कि भिखारी आपका वोटर नहीं है तो इसलिए आपके एजेंडे में नहीं है। अभी वो सबसे नीचे का तबका है, सबसे अंतिम आदमी है वो, बल्कि समाज का। आप कह रहे हैं भिखारी मुक्त कर देंगे। उन्होंने कह तो दिया कि भिखारी मुक्त बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे उनका, क्या रोजगार देंगे उनको, क्या फैसिलिटी क्या करेंगे उनका कोई विजन नहीं है। कोई पार्टी, कोई नेता ये बात क्यों नहीं बताता? ये बिना विजन का डॉक्यूमेंट मैं कहूंगा, इनका भी और कांग्रेस या आपका भी, ये जनता को पता नहीं इन्होंने क्या समझ लिया, किस डंडे से हाँकना चाहते हैं। वोट की राजनीति में स्तर दिनों दिन, जवाबदेही दिनों दिन घटती चली गई है। लेकिन सर एक बात मैं कहूंगी कि जनता को अब एक्सपीरियंस है इन वादों का, जनता को अब तजुर्बा है कि किस तरीके के वादे किए जाते हैं और कितना खरा ये पार्टियां उतरती हैं। जनता बखूबी सुन रही है और देख भी रही है, कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में है कि किनके वादों में कितनी सच्चाई है। शिवाजी सरकार जी, आपने देखा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र 2 भी आ गया है, पहले 1 आया, फिर 2 आया, आम आदमी पार्टी का भी आ चुका है और बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट आ गया है। अहम वादे गायब हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, वादे करना तो इलेक्शन में एक फितूर हो गया है। हर पार्टी अपने अपने वादे करती रहती है और इलेक्शन के बाद आम तौर पर उन वादों को भूल जाती है। आज बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में है दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। दिल्ली में अगर हम ले लें, दिल्ली में एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बांट दिया गया। कांग्रेस ने इसको किया था वोट की राजनीति के तहत, और आज तीनों जो कॉरपोरेशन है वो बीजेपी के पास है, और उसके बावजूद कोई भी कॉरपोरेशन कोई काम नहीं कर रही है। और यही नहीं, अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो स्मार्ट सिटी के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि आसपास के जो शहरें हैं उनसे उसकी अच्छी कनेक्टिविटी हो। दिल्ली में आनंद विहार को आप ले लीजिए, आनंद विहार से पहले लोग गाज़ियाबाद आसानी से चले जाते थे, अब उन्होंने आनंद विहार को जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया, गाज़ियाबाद और दिल्ली का। और इस दिल्ली में भी बीजेपी का कॉरपोरेशन है और गाज़ियाबाद भी बीजेपी का कॉरपोरेशन। किसी ने भी जनता की जो परेशानियां हैं, एक बस स्टॉप के जाने के लिए जो आसानी होती पहले, वो जो ख़त्म कर दी गई, इसके लिए न तो इस दिल्ली कॉरपोरेशन को चिंता है, ना गाज़ियाबाद के कॉरपोरेशन को चिंता है। इसलिए बीजेपी को मेरे ख्याल में स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात है, सीधे सीधे कनॉट प्लेस में आप चले जाइए, कनॉट प्लेस की सड़कों का हाल देख लीजिए, कनॉट प्लेस से थोड़ा सा आगे चले जाइए पंचकुइया रोड में, वहाँ सड़क का हाल देख लीजिए। वो कहते स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर जगह पे सड़क पर मैकेनिक्स ऑटो रिपेयर कर रहे हैं, कार रिपेयर कर रहे हैं, और पुलिस के पैसे बन रहे हैं, औरों के पैसे बन रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी जो है, देखिए कोलंबो स्मार्ट सिटी आपको देखना है, आप कोलंबो चले जाइए और वहाँ देखिए स्मार्ट सिटी किसको कहते हैं। आज की रैली में कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा मौका दिया, तकरीबन 15 साल कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई, उस हिसाब से कांग्रेस ने विकास नहीं कर पाया और उस तरीके से जो भी गड़बड़ियां हुई उन तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही आम आदमी पार्टी को बेहद कम समय मिला और 1 साल में दिल्ली का क्या हाल है ये देखा। पीएम ने ये कहा है, अब बीजेपी नहीं आई है, अभी बीजेपी नहीं आई है इसलिए स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। सर नहीं, देखिए, बीजेपी बिल्कुल अभी नहीं आई है, स्मार्ट सिटी की बात करें, पर मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी यहाँ नहीं आई है। तीनों कॉरपोरेशंस पर अगर बीजेपी की हुकूमत है तो जिम्मेवार कौन है? बीजेपी है, कॉरपोरेशन है, या और कोई है? दूसरी चीज, मैं समझता हूँ बार बार हर पार्टी जो पॉलिटिकल रीजन से कहती है कि पूर्ण राज्य दिल्ली को बनाएंगे। मेरे ख्याल में दिल्ली को तो राज्य बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जिस प्रकार की स्थिति और दिल्ली असेंबली के जो पावर्स हैं वो तो ना राज्य का पावर्स है ना कॉरपोरेशन के पावर्स हैं। तो वो तो एक सिर्फ सरकारी खर्चे बढ़ाने का एक तरीका है जिसको असेंबली का नाम दे दिया गया है। उनके पास कुछ भी करने का वो नहीं है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो है, वो जो पहले दिल्ली के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होते थे उसके पास उससे कहीं ज़्यादा पावर्स होते थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास वो भी पावर नहीं होता है। मेरे ख्याल में अगर ऑनेस्टली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आज के विजन डॉक्यूमेंट हो चाहे मैनिफेस्टो, उसमें कुछ कहना था तो उनको ये कहना था, दिल्ली को हम राज्य का दर्जा समाप्त करके एक अच्छा कॉरपोरेशन बनाएंगे जो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से देख सके। ये न कह के ये कहना कि हम दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। दिल्ली तो अंग्रेजों ने इसको स्मार्ट सिटी ही बनाया था। हम जो है आज उसको जिस बदहाली में ले गए हैं, चाहे कांग्रेस ले गए हो चाहे कोई ले गया हो, जैसे भी हुआ है,
उसको कैसे हम सुधारेंगे? हमें सिर्फ देखना चाहिए कि कोलंबो में कैसा हाल आया। हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम वाशिंगटन की तरफ देखते हैं, हम लंदन की तरफ देखते हैं, हम कोलंबो की तरफ नहीं देखते। कोलंबो जैसा स्मार्ट सिटी जो है मेरे ख्याल में आसपास जो है यहाँ कहीं नहीं है, तो हम सिर्फ अगर उतना ही बना दें तो आज दिल्ली का जो समस्याएं हैं वो दिल्ली की समस्याएं समाप्त हो जाए। दिल्ली में दूसरी चीज, दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने मेट्रो बनाया, शुरुआत में मेट्रो चलिए एक सीधे और क्रॉस सेक्शन से बनाया, ठीक बना किसी हद तक। उसके बाद आज जिस तरह से दिल्ली में मेट्रो बनाया जा रहा है, पूरी दिल्ली के जो सौंदर्य है, जो एस्थेटिक्स है, उसको समाप्त किए दे रहे हैं। दिल्ली में मेट्रो जिस तरह से टेढ़े मेढ़े, किसके घर के पीछे से, उसके घर के आगे से, इस सड़क के ऊपर से उस सड़क के बीच में पिलर बना के बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये किसी स्मार्ट सिटी का नमूना नहीं है। अगर कोई भी सरकार चाहती है कि दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाना है तो मेट्रो के जितने थर्ड फेज जिसको कहा जाता है तथाकथित, उसके सारे पिलर्स तोड़ के दोबारा पूरा अगर बनाएं और ठीक ढंग से पूरे एस्थेटिक्स से बनाएं, तब जाके दिल्ली कहीं स्मार्ट सिटी के आसपास जाने की कोशिश कर सकती। तीसरी चीज, दिल्ली में अगर आज दिल्ली सिर्फ आज दिल्ली नहीं रह गया, दिल्ली के आसपास के जितने भी शहरें हैं, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, ये सब दिल्ली के हिस्से हैं। उनको जोड़ने के लिए दिल्ली ने कोई प्रबंध नहीं है। तो अगर उनको आप नहीं जोड़ते, हम कहते स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो अगर उनके यहाँ गंदगी होती है तो उनके यहाँ से गंदगी यहाँ आएगी और यहाँ की गंदगी वहां पहुंचेगी। तो दिल्ली को अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो पहले उसके लिए स्मार्ट थिंकिंग की जरूरत है, जो मेरे ख्याल में किसी भी राजनीतिक दल के पास आज नहीं है। बिल्कुल, स्मार्ट थिंकिंग की जरूरत है, एक स्मार्ट नजरिए की जरूरत है। मगर जो वादे किए जा रहे हैं, ऑप्शन क्या है, किस तरीके से किए जाएंगे, ब्लूप्रिंट क्या है, इस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। और खासकर चर्चा हम ब्रेक के बाद ये भी करेंगे कि महिलाओं को लेकर तीनों पार्टियों ने कितने अहम वादे और क्या प्लानिंग की है उनकी सुरक्षा को लेकर। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। दिल्ली को भिखारी मुक्त किया जाएगा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाली बात का जिक्र नहीं है, आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी वाईफाई जोन बनाएगी, लोकपाल बिल पास कराएगी, तमाम तरह के ऐसे बढ़ चढ़कर वादे किए जा रहे हैं। पिछली बार भी किए गए थे, कितना अमल किया गया हकीकत आपके सामने है। अशोक जी, एक सवाल यह है कि जितनी गंभीरता से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक जो वादा सामने आना चाहिए था, क्या आपने पेश किया है? आपने, मुझे लगता है आपने पढ़ा नहीं। मेरे पास पॉइंट्स हैं, मेरे पास भी है। हमने उसका हर पहलू को छुआ है। हमने उनके लिए जो जो हो सकता है, जो सिक्योरिटी के मामले में पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए, महिला के उनमें अवेयरनेस जगाने के लिए, महिलाओं के, चूंकि हमारे महिला सीएम के उम्मीदवार हैं और वो खुद भी पुलिस में रही हैं, तो उनके पास अनुभव भी इस मामले में बहुत है, सुरक्षा के मामले में। तो हमने हर एक बिंदु को छुआ है। और यही नहीं छुआ, महिलाओं से नहीं है, हमारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी हत्या हो जाती है घरों में, हमने उनके सुरक्षा के लिए भी किया है। हमारे यहाँ युवा हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, नशे के लत में आ जाते हैं, वो भटक जाते हैं, अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं, उनका जीवन कैसे एक मुख्य धारा में चल सके, हमने उसके बारे में भी चिंता किया है। जो कि जहाँ भी बात कर रहे थे भाई साहब, बहुत अच्छी बात भी कह रहे थे कॉर्पोरेशन के मामले में या औरों के मामले में। मैं इतना जरूर कहूँगा कि देखिए, चूँकि ये एक विषय कहने के लिए है, लेकिन इसमें भी है, इसमें यह है कि कहीं ना कहीं अहम टकराता है। कॉर्पोरेशन का मेयर का अपने सीमित अधिकार हैं, वो ज़्यादा जा नहीं सकता। यहाँ के सीएम के सीमित अधिकार हैं, वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये अहंकार जब टकराता है तो विकास रुकता है, इससे जनता परेशान होती है। इसलिए इस बार हम लोगों ने कहा है कि जो कानून खत्म करने वाला है उसको हम लोग खत्म भी करेंगे, और जो चीज़ें जनता की सहूलियत में हो वो कानून पास कराएंगे, और जो तुरंत प्रभावशाली हो ऐसी सरकार बनाएंगे। यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनती है तभी विकास काम होंगे, अगर बन गई गलती से किसी और की सरकार तो वो अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी, जनता, दिल्ली की जनता सफर करेगी। क्या ये कहने की आप कोशिश कर रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि ये कहा भी है, प्रधानमंत्री ने आज के भाषण में कहा भी। उस पर रंजन जी सुन लीजिए, देखिए ये आपका दिमाग अपना काम करता है, मेरा अपना काम करता है। आपके शब्द है मेरे मुंह में न डालिए। हम आपके दिमाग से चल रहे हैं। नहीं, मैं आपके दिमाग से चल रहे हैं, आप अपने दिमाग से बताइए। दरअसल मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है जो आप कह रही हैं। देखिए, इतना जरूर है कि जिस तरह की दिल्ली में राजनीति हो रही है,
ये वादों जो पिछली सरकार ने किए हैं, जो 49 दिन की दावा करती है, उसने ऐसे ऐसे वादे किए हैं जो मुझे लगता है कि बहुत संभव नहीं है, और वो कर भी नहीं पाए। जब करना था चले गए। आज ये 1% ऐसा हो भी सकता है कि पहली बात तो ये सरकार बनाने वाले नहीं, इनकी बन नहीं रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, लोग पसंद कर रहे हैं। पूरे देश का जैसा मूड है वैसे दिल्ली का मूड है, और लोग चाहते हैं कि इस दिल्ली में कम से कम स्टिक गवर्नमेंट बने, जो देश की कानून व्यवस्था संभाल सके, जो दिल्ली का मान स्वाभिमान बढ़ा सके, और दिल्ली में जो बेरोजगार को रोजगार दे सके, जिन पर अपना छत मकान नहीं है उनको वो सरकार मकान दे सके। ऐसी सरकार। महिलाओं की सुरक्षा इतना सस्ता मुद्दा तो नहीं अशोक जी, जो आपने बहुत जल्दी से बोल के पीछे छोड़ दिया और वहां पर आपने इसमें सबसे बड़ी जो देखिए, हम समस्या है, तो देखिए हम तो न तो महिला के सुरक्षा को सस्ता मानते हैं, न युवा के जीवन को मानते हैं। हम तो एक मानव के जीवन को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना कोई देश का वीआईपी। मैं ये कहना चाहूंगा कि 8 महीने के डेटा आप देख लीजिए दिल्ली के, जब से इनकी सेंटर में गवर्नमेंट आई है, और एक तरह से दिल्ली में भी इनकी गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट छोड़ के आप चले गए दिल्ली में, सुनिए, आप सुनिए, आपका तो इसका कारण अरे साहब सुनिए, यहाँ पर आपका सेंटर का रूल चल रहा था, स्कूल ले जाए, सेंटर रूल के टाइम में तो ऐसा हो। पहले आप अशोक जी मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। जब मैं आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप मेरी बात सुन लीजिए, जब मैं जवाब देने दीजिए कि यहाँ पर महिलाओं पर बलात्कार और अत्याचार के वाक़े बढ़े इन 8 महीने के अंदर, और इससे ज्यादा डेटा है तो इनकी सरकार है, पूर्ववर्ती सरकार है। और नहीं, आप सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए कि इन 8 महीनों के अंदर इनकी दिल्ली में भी सरकार है और सेंटर में भी सरकार है। दिल्ली में तो आप सरकार, और इन्होंने दिल्ली तो छोड़ जो डेटा है महिलाओं पर अत्याचार के और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स के, उनकी सुरक्षा के, वो डेटा ये बताते हैं कि सारी तरह के मामले बढ़े हैं, दिल्ली में कम नहीं हुए। और दूसरी चीज, सेंटर में आते वक्त इन्होंने कहा था कि सीधा संवाद करेंगे, कैसा व्यवहार किया पब्लिक से सीधा संवाद करेंगे, ठीक है, सरकार के मंत्री थे, लेकिन वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार ये सेंटर में संवाद नहीं होगा, यहाँ क्या करेंगे दिल्ली में? नोटिस दिया है, ये सुनते तो नहीं है हमारी। सोमनाथ भारती वाला मामला प्रकाश में आया था, बखूबी आप भी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपके वादे को लेकर है। आपने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट आप बनाएंगे, क्या आप तक नहीं बने थे? क्या इसका जिक्र नहीं हुआ था? क्या महिलाएं सुरक्षित हो गई? वही आपने तो। दूसरी बात, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल में खास बटन होगा, क्या बटन महिलाओं की सुरक्षा कर देगा? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें हमने और भी। 1 मिनट, सवाल मेरा इनसे है जी। देखिए, इसमें हमने क्या किया था, क्या बटन के सहारे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? कितने गंभीर हैं आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल आप खड़े कर रहे हैं दूसरों पर? हमने टास्क फोर्स एक अपनी बनाई थी, और उसका एक नमूना आपने देखा जब हमारी 49 दिन की सरकार थी, कि उस टास्क फोर्स के जरिए हमने महिलाओं की सुरक्षा के कई मामले सॉल्व करवाए हैं, जबकि कोई भी ऐसा अभी तक मैकेनिज्म नहीं बना है जो फुल प्रूफ हो और जो महिलाओं को पूरी तरह सुरक्षित करता हो। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस तरह पहल की, एक टास्क फोर्स बनाने की बात की, एक सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। अभी इस वादे की बात मैं कर रही हूँ, इस वादे की बात, वही बात कर रहा हूँ जो आपने उठाया और उस पे चर्चा ये भी कहा कि मोबाइल में ये पहले भी हो चुका है और बन चुके हैं, एक ऐप उसका बनाएंगे जिसको आप इमीडिएटली। आपने कहा कि मोबाइल में हम बटन देंगे, सुरक्षा बटन, जिससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। क्या कोई जब हादसा होता है आपको लगता है कि वो आभास उनको हो जाएगा, वो बटन दबा देंगी? क्या इस तरीके से? नहीं, तो ऐसा कोई जादू की छड़ी भी नहीं है कि वो किस तरीके से पता लगेगा, आप बता दीजिए, कोई तो तरीका होगा ना। जिम्मेदारी है, देखिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं उसके लिए सोचें और उसकी व्यवस्था करें, और वो आम आदमी पार्टी करेगी और उसके लिए वचनबद्ध है। ठीक है पुष्परंजन जी, दोनों पार्टियां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है? क्या बटन से महिलाओं की सुरक्षा हो जाएगी? और जिस तरीके से बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, नया क्या है इसमें जिस तरीके से सुरक्षा के घेरे में महिलाएं आ जाएंगी? जिन पार्टी के नेताओं ने महिलाओं पर पिछले दिनों टिप्पणियां की हैं जिस तरह से, चाहे वो प्रत्याशी ही सही, जैसे आप पार्टी ने उनके वरिष्ठ नेता जो हैं, ये जिम्मेदार नेता हैं, उन्होंने किरण बेदी पर टिप्पणी की थी या शाजिया इल्मी पर टिप्पणी की थी, वो आपत्तिजनक थी, वो उससे स्तर नीचे गिरता है। उसी तरह से बीजेपी के कुछ नेता हैं वो भी इसी तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, कांग्रेस वाले भी कम नहीं हैं। तो ये एक जिम्मेदार राजनीतिक जो दृष्टिकोण होना चाहिए महिलाओं के प्रति खासकर, जैसे आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही हैं, लेकिन उस सवाल को दाएं बाएं भटकाने की कोशिश की जा रही है
कि हमारी ये उपलब्धियां हैं, हम बटन दबा देंगे तो हम सैटेलाइट लगा देंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आपको, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको फिर राजनीति में या विजन डॉक्यूमेंट देने में या वायदे करने का कोई हक नहीं बनता है। जर्मनी में मैंने स्वयं देखा है कि रात को 2-2, 3-3 बजे औरतें वहाँ पर अपने ऑफिस से या अपने किसी डेस्टिनेशन से आ रही हैं, आराम से आ रही हैं, साइकिल चलाते हुए आ रही हैं, पैदल आ रही हैं। कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखा कि वहाँ पर न्यूसेंस वैल्यू है। पूरे 7 साल मैंने यूरोप में देखा कि कहीं कोई न्यूसेंस वैल्यू नहीं है। आप और जगह छोड़ दीजिए, काठमांडू चले जाइए, वहाँ नहीं मिलेगा। कोलंबो चले जाइए, वहाँ इस तरह से नहीं मिलेगा जितना दिल्ली को इन्होंने एक महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर बना के रख दिया। आप ऐसे बुनियादी चीज़ पे भटक रहे हैं, आप दाएं बाएं, कोई बटन दबाने की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मुद्दे की बात पे आइए कि आप कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, क्या आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए। इस पे आप क्लियर नहीं है, इस पे क्लियर आपको होना जरूरी है। मैं बताऊं जी अशोक जी। देखिए, हमने इसमें महिला सुरक्षा के बारे में मामले में कई बिंदु दिए हैं। जैसे हर जिले में एक यूएमएस थाने होंगे, ये खोलने का हमने घोषणा किया है। एक सेल बनेगा जो सीधे उसको मुख्यमंत्री ऑफिस देखेगा, जो सीएम उसके इंचार्ज रहेंगी। दूसरा, हमने एक डीटीसी बस का दिया है। होता क्या कि अधिकतर छेड़छाड़ के मामले बसों से भी होते हैं या बस स्टैंडों पे भी होते हैं। उसके लिए पार्टी ने कहा कि इस बार अलग से एक महिलाओं के लिए डीटीसी बसें हम देंगे, सभी जगह देंगे, सभी रूटों पे देंगे। हमने सीसीटीवी का भी दिया है। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल बी यूज एंड सेफ्टी नेट ह्यूमंस टू एनेबल द इन्फॉर्म द रीच ऑफ हेल्प जी, मतलब जो भी हम इसमें एक इजीली हेल्प कर सकते हैं वो हमने इसमें सब दिए हैं। आपने कहा है सभी पुलिस थानों में एक स्पेशल सेल स्थापित किया जाएगा, 24 घंटे चलने वाली एक विशेष हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। ये मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटर होंगे, उस पर मुख्यमंत्री भी इस पर नजर रखेंगे। तो करना है नहीं, जो इसको अपराधी हैं उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप तो बहुत सारे मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूं बांग्लादेश की, वहां पर जिया के टाइम में तेजाब फेंकने की बहुत सारी घटनाएं होती थी दिल्ली में। हाँ, इवन दिल्ली में अभी एवं दिल्ली में तो वहाँ सरकार ने बड़ी सख्ती की वहां पर, और जो जिन लोगों ने इस तरह के जो अपराध किए उनको सीधा सीधा लटका देते थे, तुरंत उस पर फैसला होता था। आपके यहाँ जब एक किसी मामले पर लंबा फैसला होता है, वही अपराधी जमानत पे छूट के निकल आते हैं, वही छेड़छाड़ करने वाले थोड़ी देर सॉरी कहा और निकल के चले आए। आपने कभी, आपका मैकेनिज्म क्या है उनको दंडित करने का? किरण बेदी आई हैं 40 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर, और जिस तरीके से उनका काम करने का रुतबा रहा है, जज्बा रहा है, महिलाएं सेफ फील करेंगी उनके अंदर। नहीं, किरण बेदी महिलाओं की सुरक्षा का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। एक अच्छी पुलिस ऑफिसर रही हैं, मैं मानता हूं, लेकिन किसी को ब्रांडिंग देना और उसको एकदम टिकट ग्रांटेड मत ले लीजिए कि उनकी वजह से ही सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। पॉजिटिव चर्चा तो हो नहीं सकती। नहीं, कितनी घटनाओं में आम आदमी पार्टी ने, विश्वास देने के लिए जब वो सत्ता में भी नहीं थी, आम आदमी पार्टी ने जब वो सत्ता में भी नहीं थी, हम कुछ कर ही नहीं तो सकते, सुरक्षा के लिए तो काम किया। चर्चा निरर्थक हो जाएगा। अगर ये कहना कि जो अगली सरकार आएगी आप किरण बेदी को, वो एम्बेसडर नहीं है, तो मैं मानता हूं चूंकि आपका सोच हो सकता है, लेकिन इतना जरूर मैं मानता हूं कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, आपके काम करने की शैली हो, आप ईमानदार अगर तरीके से किसी काम को करना चाहे, तो बहुत सारे कामों को कांग्रेस की हम भी सफलता देखी, के साथ नहीं, सबकी वही हालत है। देखी, तमाम इतने सालों से जनता मजबूती तो ही देखती आ रही है। लेकिन जी 2 धारणाएं थी किरण बेदी के बारे में कि इंदिरा गांधी की गाड़ी उन्होंने उठा ली थी तो किरण बेदी नाम पड़ गया उनका। अभी पिछले दिनों किसी पत्रकार ने इंटरव्यू किया तो पता चला कि वो गाड़ी वहां पर पीएमओ की गाड़ी थी, है ना, ये बात एडमिट कर लिया। तो ये एक खुलासा ये खुद हुआ उन्हीं की जुबान से। दूसरा खुलासा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी परमिशन मैंने दी थी, मैं परमिशन ली गई थी, परमिशन दी थी, लेकिन उन्हें शुरू में इसका खंडन करना चाहिए था। आज स्वीकार किया उन्होंने, पब्लिक फिगर हैं। दूसरा, प्लीज अशोक जी प्लीज, आप बोलिएगा, लेट मी स्पीक। मैं नेता नहीं हूँ कि लड़ता रहूंगा, पत्रकार हूँ, पत्रकार अपने तरीके से ही बोलेगा। दूसरा, उन्होंने अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कटिंग घूम रही है, सोशल मीडिया पे भी घूम रही है और तमाम घूम रही है, उसकी ऑथेंटिसिटी पे मैं कुछ पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, देश करे या और भी। एक महिला थी जो 14 जून 1957 को उनकी डेथ हुई, उनका नाम था सुरजीत कौर। वो देश की पहली महिला आईपीएस उनके बारे में क्लेम किया जाता है कि वो थी। उनकी वो 1956 बैच की थी और पंजाब कैडर की थी, वेद मारवा के बैच की थी।
और उनके डेथ के समय ये न्यूज़ क्लिपिंग जो है सोशल मीडिया के साइट पे है। जी। किरण बेदी अपने स्तर पे इसको खंडन नहीं करें कि देश की पहली महिला आईपीएस है, या सरकार के स्तर पे भी क्लियर नहीं हो रहा है, यूपीएससी की साइट पे भी नहीं है या और जगह कहीं नहीं है कि इसको। लेकिन एक अहम मुद्दा ये भी है कि किरण बेदी अगर पहली महिला आईपीएस थी 1972 बैच की, तो उनसे पहले कोई था या नहीं था, ये भी एक प्रश्न है देश के समाज। बिल्कुल प्रश्न है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इससे ऑथेंटिसिटी का मामला है। मैं आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले मैं शिवाजी सरकार जी से उनका पॉइंट, उनका मत इस पर ले लूं। शिवाजी सरकार सुरक्षा को लेकर ही है, जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब तक जो करना चाहिए था सरकारों को, और जिस तरीके से वादे कर दिए जाते हैं, क्या महज इन जो वादे किए गए हैं कि बटन दबाने से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, या फिर ट्रेनिंग इस तरीके से देने से, फास्ट ट्रैक बनाने से, क्या ये बातें अब तक सुनने को नहीं मिली हैं? क्या तमाम तो काम हुए हैं, कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या स्मार्ट सिटी बन जाएगी जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी? क्या देश तरक्की कर लेगा? क्या एक डेवलप कंट्री बन जाएगी इंडिया जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी? सवाल मेरा ये है। देखिए, सबसे पहली बात जो है, ये जो भी पार्टियां दिल्ली की ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार होगा कि वो सबको सुरक्षित करे, पहली बात तो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास दिल्ली पुलिस है ही नहीं। दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, और इसलिए मुझे ये नहीं समझ में आया, जिस पार्टी ने भी ऐसी घोषणा की कि एक सेल बनाया जाएगा जिसकी जवाबदारी सीधे मुख्यमंत्री से होगी, वो सेल मुख्यमंत्री के पास कैसे जवाबदेही होगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सामान्य संवैधानिक या प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको नज़रअंदाज करके ये वादा किया गया है। उसमें कोड भी है। हाँ, सारी कई चीज़ें हैं उसमें, मैं उस पर इतनी डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है, सुरक्षा की जो बात है, दिल्ली में न तो महिला सुरक्षित है न पुरुष सुरक्षित है। शाम के वक्त आप किसी एक सुनसान सड़क से गुजर जाते हैं, औरतों के साथ कई तरह के और व्यवहार होते हैं, पर आदमियों के साथ भी ऐसा नहीं है कि उनके पर्स, उनके जेब, उनको लूटा नहीं जाता है। महिलाओं मर्डर तक भी कर दिया जाता है, और कई मर्डर ऐसे हुए ये पता ही नहीं चला कि किसने किया, और वो सारी चीजें होती रहती है। तो दिल्ली जो है मेरे ख्याल में विश्व की सबसे असुरक्षित शहरों में से एक है, और उसकी सुरक्षा कैसे की जाए इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को सोचने की आवश्यकता है। ये कहना कि मुख्यमंत्री कर लेंगे, मुख्यमंत्री बिल्कुल दिल्ली की नहीं कर सकती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री तो एक शोपीस ही है, उसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं है। और ये मेरे ख्याल में शीला दीक्षित जी ने जब एक बयान दिया था, जब दिल्ली के एक महिला पत्रकार का बसंत कुंज के पास उसका मर्डर हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि महिलाओं को रात के 2 बजे निकलना नहीं चाहिए। तो दिल्ली को छोड़ दीजिए, आप अहमदाबाद चले जाइए। आपने बहुत सारे विदेशों के शहरों की बात कही है, आप गुजरात के किसी शहर में चले जाइए, वहां पर जो है लोगों में ये असुरक्षा की भावना नहीं है। रात के 12 बजे लोग, औरतें भी अकेले गहने पहनकर वहां से निकलती है। और जिम्मेदार कौन? ये जिम्मेवारी जो है सोसाइटी को उसको इस तरह से जिम्मेवार बनाया गया है। सोसाइटी उस सारी चीजों को देखती है, और साथ में एक जो प्रशासनिक व्यवस्था वहां रही है, वो प्रशासनिक व्यवस्था इन चीजों को खास तौर से देखती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक हो या नागरिक न भी हो, कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरता हो, वहां किसी भी प्रकार के, किसी भी तरह के क्राइम से वो बचा रहे। तो जब तक हम इस प्रकार की व्यवस्था दिल्ली के लिए नहीं सोचेंगे, दिल्ली के लिए नहीं बनाएंगे, तब तक ये कहना कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी या पुरुष सुरक्षित रहेंगे या बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इसी को लेकर मेरा सवाल है कि सुरक्षा को लेकर क्या तीनों पार्टियों के जो घोषणा पत्र सामने निकल कर आए उनमें गंभीरता दिख रही है सुरक्षा को लेकर? नहीं, मेरे ख्याल में एक चीज जो है, तीनों पार्टियां जो है इस वक्त चुनाव के माहौल में है, और चुनावी बातें कर रहे हैं, और चुनावी बातों से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उसमें जो एक गंभीर चिंतन होना चाहिए इस विषय में, वो नहीं हुआ है। और खास करके दिल्ली के लिए इसलिए बहुत जरूरी है कि दिल्ली पूरे देश का सिरमौर है, और यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था होगी, पूरा देश उसी प्रकार की व्यवस्था को अपनाना चाहेगा। आज जैसी दिल्ली की व्यवस्था है, वैसे देश के बहुत सारे जगहों की व्यवस्था हो रही है, यानी कि अव्यवस्था हो रही है,
और वहां कहीं कोई ना भी कहीं कोई एक जागरूकता की भी जरूरत है कि पूरे- ऐसे प्रोग्राम पूरे- चलाए जाएं बिल्कुल। गवर्नमेंट की ओर से। ये पूरे राजनीतिक दलों को एक साथ बैठ के सोचना पड़ेगा कि एक सामाजिक जागरूकता वही लाई जाए वही पॉइंट सामने निकल कर नहीं आ रहा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एफिशिएंसी लाई जाए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ये है कि कहीं कोई घटना घट जाती है, पुलिस वाले वहां पहुंच जाएंगे और कहेंगे भाई पैसे निकालें तो तुझे ही मैं उठा के बंद कर दूंगा। तो ये जब तक समाप्त नहीं होगा और राजनीतिक दल जो है इस चीज को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस देश पे मेरे ख्याल में खास करके दिल्ली या हो या अन्य कहीं भी यही सबसे सवाल ज्यादा है जो क्राइम होता है अशोक जी वो और पुलिस मुजफ्फर की जी वजह से जानना होता है। चाहा और इसका मुझे सही आंसर नहीं मिला। समय की कमी है, एक और पॉइंट पर उठाना है। विपिन जी, अशोक जी मुझे एक और पॉइंट उठाना मैं है। एक जवाब दे दूं जी। क्योंकि मुझे जवाब देना नहीं है, जवाब इन्होंने खुद दे दिया। इन्होंने एक उदाहरण दिया गुजरात का। बेहद कम शब्दों में एक और पॉइंट मैं वही उठाना है बता रहा मुझे। हूं। अभी चूंकि पुष्परंजन जी कह रहे थे कि सुरक्षा का कोई एम्बेसडर नहीं है। देखिए, अगर शासन चलाने में वाला ठीक हो, शासक में अगर कुब्बत हो तो रुक सकता है। इसका एक उदाहरण है चलिए हम भी देखेंगे कि गुजरात। मौका और मिला तो इसीलिए हमने सुरक्षित कहा महिलाएं कि होंगी, हम दिल्ली ठीक में है। भी वैसे ही महिलाओं के लिए आपने कहा कि पानी की परेशानी 24 नहीं, एक बात घंटे बिजली बताइए, की एक आपूर्ति- किरण जी आएंगे तभी दिल्ली सुरक्षित होगी, बाकी अरविंद केजरीवाल आ जाएं या कांग्रेस का कोई आ जाए तो सुरक्षित नहीं होगा। ये सब ये प्रश्न अगर ऐसा होती तो कांग्रेस वो परफॉर्मेंस करती। क्या बात है, मतलब जो आज किरण 48 बेदी सीटों पे- आएंगी तभी नहीं, दिल्ली 48 सुरक्षित होगी, ये क्या किरण- बात हुई और भाई? देखिए, कोई भी दल आए नहीं, दिल्ली की गुजरात- सुरक्षा होनी चाहिए ना। पुष्परंजन जी, गुजरात में पहले और कांग्रेस मैं की बता दूं, सरकार थी। गुजरात- सुरक्षा को बात लेकर नहीं। राजनीति ये नहीं, कोई तर्क नहीं सुरक्षा है। को लेकर राजनीति नहीं। गुजरात देखिए, सुरक्षा- गुजरात का तो अपना मोदी जी भी गुजरात में अशोक चला जी रहे हैं। अशोक जी सोशल अशोक- स्ट्रक्चर बना हुआ मुजफ्फर जी, गुजरात आगे का। मोदी जी भी इस बार गुजरात में नहीं आ रहे हैं, नहीं, शुक्र नहीं, है। ये वहाँ आप समझिए बाई दी वे इन्होंने कह दिया है, शिवाजी देखिए, जी, आप गुजरात का- बाय द वे नहीं कहा। गुजरात का सोशल स्ट्रक्चर आप है। कोलकाता चले जाइए, कोलकाता में कोई छेड़छाड़ी घटना आप नहीं स्वीकार देखी नहीं करते। कोलकाता चले कोलकाता जाइए, क्या बात कर रहे हैं? कोलकाता में कोई दुनिया छेड़छाड़ी भर में घटना आप आप मुझे देख- गए बता नहीं दीजिए कुछ कितनी ठीक होती है। आप कोलकाता गए नहीं है, कोलकाता में ये बात क्या बिल्कुल बात सच करते है हैं? कि आप एक लोग गंभीर बड़ा हुआ नजरिया कोलकाता एक का गंभीर है, नजरिया नहीं, सुरक्षा को लेकर, सेफ्टी को बात लेकर दिल्ली जो में नहीं बोल सकते, नेताओं की ओर बात से, करते पार्टियों की ओर से आना चाहिए वो निकल कर नहीं आया है। मेरा सवाल आपसे ये अशोक जी, पानी की परेशानी, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, झुग्गी में रहने वालों को मकान मुहैया कराया जाएगा। 2013 में आपने बिजली की दरों में 30% की कटौती का वादा किया था, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आखिर ये तब्दीली क्यों हुई? और आपने ये भी कहा है कि जो अवैध कॉलोनियां उनको नियमित कराइए, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। क्या ब्लूप्रिंट आपने दिया है?
हुआ हो, चाहे हरियाणा का हुआ हो, चाहे जम्मू का हुआ हो, वहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी अच्छी स्थिति में आई। और ये रथ आपका दिल्ली में आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने आपके पैर रख दिया है, यहाँ अंगद का पैर रखा हुआ है, यहाँ रोक के बता देंगे। आप कहते हैं कि दिल्ली, आप देख लीजिएगा इसको, अंगद का पैर उसको बोलते हैं जो जमा रहता है, वो देख लीजिएगा, हम भी देख लेंगे। केजरीवाल एक जगह जमे हो तो मुझे चैनल बताइए, मैं उठ के चला जाऊंगा। हम नौकरी तो कर नहीं पाए, कांग्रेस ने तो एक, हम दिल्ली में दिखा देंगे आपको कि आपने क्या किया है और क्या करेंगे आप। आपने मुजफ्फर जी, आपने कहा कि दिल्ली को वाईफाई जोन बनाएंगे। हमने तो कहा कि किरण बेदी आए और दो बात कर ले, पब्लिक के सामने बात कर ले, हमने सबको कहा है। हमारे नेता ने कहा था सब आए और अपनी स्कीम बताएं, नहीं दिल्ली वालों के लिए क्या करेंगे। आपने तो ये भी कहा था कि आप कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, तो आपने कांग्रेस का समर्थन लिया, तमाम आपने जो वादे किए यू टर्न लिया। ठीक है, मैं एक सवाल पूछ लूं, टाइम की कमी है, ठीक है। मैं बता दूं, इस प्रदेश की देश की जनता मालिक है, कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है। देश की जनता, प्रदेश की जनता के पास किरण बेदी जी जा रहे हैं, जिसको सही होगा सही होगा, जिसको गलत होगा गलत होगा। 7 तारीख को मिल जाएगा। जी बिल्कुल, आप क्यों उतावले हो रहे बिल्कुल पता लग जाएगा। ठीक है मुजफ्फर जी, आपने कहा है कि दिल्ली को वाईफाई जोन घोषित कर बना दिया जाएगा, दिल्ली को कारोबार हब बनाएंगे, एजुकेशन लोन में सरकार गारंटर होगी, यमुना की सफाई और वहां पर झील बनाएंगे आप, किसानों को सारी सुविधाएं देंगे, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, जन लोकपाल जो है पास कराएंगे, 20,000 लीटर मुफ्त पानी, 24 घंटे बिजली, आधे दाम, ये ऑटो वालों की तमाम जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कैसे करेंगे आप? वो हमने 49 दिन में दिखाया भी उसकी एक झलक, और वो आपने देखी है कि बिजली कैसे कम की थी, झलक तो देखी, और पानी माफी मांगनी पड़ी आपको, माफी तो मांगी कि बीच में छोड़ दिया, तो देखा लोगों ने, लेकिन हमने उसमें पानी मुफ्त। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कोई जादू की छड़ी है, कैसे करेंगे ये? ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, 20 लीटर पानी हमने मुफ्त दिया। यहाँ एक प्रॉब्लम है, सबको मिला क्या? हमें तो नहीं मिला, हम दिल्ली में रहे, हमें तो नहीं मिला। बिजली की एक प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली नहीं, आप ये जो वादा करते हैं कि आपने किया, क्या सबको मिला? हमें नहीं मिला, हमारी कॉलोनी तक नहीं पहुंचा ये 20,000 लीटर मुफ्त पानी। ये मैं नहीं जानता हूँ कि आपकी कॉलोनी तक पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन हमने 20 लीटर पानी मुफ्त दिया। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बिजली के बाद बिजली के मीटर, मेरा सवाल ये है कि इतने सारे कॉलेजेस, वाईफाई जोन, लोन आप दिलवाएंगे, ये सब आखिर करेंगे कैसे? क्या कोई प्लान तैयार, क्यों रणनीति? बात तो करने दीजिए तभी तो बताएंगे। देखिए, दिल्ली में जो बिजली सप्लाई करते हैं वो 20 पैसे यूनिट से लेकर के और 7 रुपए यूनिट तक यहाँ बिजली की सप्लाई होती है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, आप मुझे पता है घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा सवाल ये, करेंगे कैसे? करेंगे मैं वो वास्तविकता आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में क्या हो रहा है। जब एक वादा आपने नहीं किया जी कि दिल्ली ऐसा लगता है जैसे भारत का हिस्सा ही नहीं है। दिल्ली में आने के लिए हर एक को टोल देना पड़ता है, टोल टैक्स देना पड़ता है। आपने ये नहीं कहा कि आप उसको समाप्त करेंगे। भूल गए होंगे, तवज्जो ने। एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि मुझे प्रोग्राम को खत्म करना है। शिवाजी जी, कैसे करेंगे ये क्यों नहीं निकल कर आता है पार्टियों की ओर से, कैसे करेंगे? देखिए, दिल्ली को कैसे करेंगे ये इनके लिए समझना आसान नहीं है। दिल्ली को करने के लिए सबसे पहले तो दिल्ली को आसपास के शहरों से जोड़ना पड़ेगा, उसके टोल बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा और पूरा इंटीग्रेट करना। दूसरी चीज, पानी जो है दिल्ली में देना बहुत आसान काम नहीं है। दिल्ली 7 बार पानी के वजह से उजड़ी। पुष्परंजन जी, एक लाइन में आखिरी कमेंट, कैसे करेंगे ये निकल कर नहीं आता पार्टियों की ओर से? नहीं, इस जितने भी वायदे किए तीनों पार्टियों ने, इस वायदे में टाइम फ्रेम नहीं है किसी में भी कि हम इतने समय में करेंगे, ये फेज 1 में हमारा इतना होगा। 2022 तक मोदी जी सबको मकान देने का वादा पूरे देश का कर रहे हैं। चुनाव लड़ा जा रहा है दिल्ली में, आप वायदे पूरे देश से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, टाइम फ्रेम नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरीके से ये मैनिफेस्टो निकलकर सामने आए हैं या फिर एक विजन डॉक्यूमेंट सामने निकल कर आया, तमाम वादे तो किए गए हैं लेकिन कैसे होंगे, टाइम फ्रेम है वो हर बार अधूरी ये बात रह जाती है। कैसे होगा, क्या होगा, अब तो 10 फरवरी को पता चलेगा। आप देखते रहिए चैनल 1।